ओके। तो जैसे कि आज के टॉपिक है ऑब्जर्वेशन अबाउट चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये आपके कोर्स वन के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपके यूनिट 5 में है। यूनिट 5 का सबसे फर्स्ट जो सब यूनिट है वही है ऑब्जर्वेशन अबाउट चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स, अर्थात माता पिता और शिक्षक के द्वारा बच्चे के बारे में अवलोकन। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए मैं सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। तो पहले देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। हाँ, अब ऑब्जर्वेशन को हम पर्यवेक्षण कह सकते हैं या अवलोकन भी कह सकते हैं। अब पर्यवेक्षण जो होता है, अवलोकन लगभग एक ही जैसा है, मतलब किसी एक को देखना, किसी को देख के उसके बारे में जानना। लेकिन और भी अच्छे तरीके से अगर हम इस ऑब्जर्वेशन क्या होता है इसको अगर हम डिस्कस करें, तो सबसे पहले ये जो ऑब्जर्वेशन होता है इसमें क्या होता है कि ये हमारी जो पर्सनालिटी होता है उसको मापने का एक जो मेथड है वही मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। और इसको साइकोलॉजी के आधार पे जब देखते हैं कि हम किसी बच्चे को हो या किसी व्यक्ति के जो बिहेवियर है, उसके जो व्यवहार है, उस व्यवहार को हम देखते हैं, उसको अवलोकन करने की एक विधि है, उसी को हम ऑब्जर्वेशन मेथड या अवलोकन विधि कहते हैं। जैसे कि हमारे आसपास में जितने भी लोग रहते हैं, सारे लोग कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे दूसरे व्यक्ति को वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, या दूसरे कुछ घटना होता है तो उस घटना को वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। और इस ऑब्जर्व जो करते हैं, इस ऑब्जर्व करते हुए वो कोई एक डिसीजन पे आते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारी एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में बच्चे का जो डेवलपमेंट होना है, वो बच्चे का डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको भी देखना जरूरी होता है। और उसको देखने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। आप ये ऑब्जर्वेशन जैसे कि जो शिक्षक होता है वो अलग तरीके से देखेंगे, जो पेरेंट्स होता है वो अलग तरीके से देखेंगे, या दूसरा जो व्यक्ति है वो एक ही चीज को अलग तरीके से देखेंगे। तो टीचर्स के लिए क्यों ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंस है, वो किस तरीके से बच्चे को देखते हैं, और दूसरी बात है कि पेरेंट्स क्यों बच्चे को देखते हैं, यही आज के मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन के कुछ टाइप्स हैं उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर जाते हैं ऑब्जर्वेशन के यूज में। तो जैसे कि ऑब्जर्वेशन के सबसे पहले जो टाइप्स है उसमें दो टाइप्स होता है। एक होता है आपके स्वावलोकन या ऑटो ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है बाह्य अवलोकन या एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। अब दोनों में डिफरेंस को समझे तो क्लियर हो जाएगा कि जो स्वावलोकन कहते हैं, जिसको ऑटो ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो खुद अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि कभी कभी हम लोग आईने के सामने खड़ा हो जाते हैं, फिर हम खुद को ढूंढने की कोशिश करते हो, खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो काम हम करते हैं इसको कहते हैं कि ऑटो ऑब्जर्वेशन, मतलब खुद अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, वो उस काम में सही है कि नहीं, वो उसके जो बिहेवियर अभी हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, ये खुद के बारे में जब वो ऑब्जर्व करते हैं उसको कहते हैं स्वावलोकन। देखिए यहाँ पे क्या बोले कि स्वावलोकन में व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार को अवलोकन करता है, वो खुद के व्यवहार को वो अवलोकन कर रहा है। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है, बाह्य अवलोकन होता है, वो बाह्य अवलोकन में क्या होता है कि वो खुद को नहीं, दूसरे व्यक्ति को या दूसरे वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं, उस टाइम जगह दूसरे के व्यवहार को वो ऑब्जर्व करते हैं। और बेसिकली जो हमारे प्रेजेंटली हम जिस कंटेंट पे है, जिस टॉपिक में है, इस जगह पे हमारे स्व अवलोकन की उतना बात है नहीं, हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन की बात होता है। अब एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन की बात क्यों होता है, क्योंकि जो सेल्फ या ऑटो ऑब्जर्वेशन होता है वो ऑटो ऑब्जर्वेशन बहुत कठिन काम होता है। और हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जो बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करना है। अब छोटे छोटे बच्चे खुद अपने आप को किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको पता ही नहीं कि हमें क्या होना, किस तरीके से हमें बिहेवियर करना है, नहीं हो रहा है। तो उस बच्चे किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति का हेल्प लेना पड़ता है। अब वो दूसरे व्यक्ति शिक्षक हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकता है। तो इसलिए अभी जो हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, इस ऑब्जर्वेशन बाह्य अवलोकन की बात कर रहे हैं या एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, किसी को कोई कुछ बोल रहे थे। हाँ, ओके। अब
हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरे में इसी ऑब्जर्वेशन को हम एक होता है कि प्लान्ड ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन। एक नियंत्रित अवलोकन, दूसरा अनियोजित अवलोकन। नियोजित अवलोकन जो होता है उसमें क्या होता है कि हमें किस चीज के लिए अवलोकन कर रहा हूँ, मैं अगर किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उसके लिए हमें कुछ विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको कहते हैं प्लान ऑब्जर्वेशन या नियोजित अवलोकन। और इसके विपरीत जब हम जस्ट कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए जेनरल ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव के लिए जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो हो जाता है हमारी अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन या अनियोजित अवलोकन। तो जैसे कि हम इसके पहले बाह्य अवलोकन की बात कर रहे थे, तो बाह्य अवलोकन में भी हमें कुछ अवलोकन होता है कि जो प्लान्ड होता है, कुछ होता है अनप्लान्ड। नेक्स्ट, और किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन का हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, तो जैसे मैं बोल रहे थे कि जैसे कि मैं बोल रहे थे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं कि इसमें हम जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हम डायरेक्ट उसी को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब वो किस तरीके से चल रहा है, वो मतलब मेरा जो डाटा आ रहा है उसके बारे में जो जानकारी आ रहा है डायरेक्ट उसी के पास से आता है। वो किस तरीके से दूसरे के साथ बात कर रहा है या किस तरीके से टीचर्स के साथ बात कर रहा है, किस तरीके से कुछ एक काम दिया जाता है तो उस काम को किस तरीके से वो पूरा करते हैं। तो जब वो खुद डायरेक्ट हम उन्हीं से जब ऑब्जर्वेशन की डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो वो हो जाता है हमारे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, इन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम डायरेक्ट उस बच्चे से नहीं पूछते या उस बच्चे से डाटा नहीं लेते, लेकिन हम उस बच्चे के बारे में डाटा लेते हैं दूसरे के पास से। जैसे कि उसके दोस्त जो है, दोस्त से हम पूछते हैं कि वो कब स्कूल आते हैं, क्या स्कूल में क्या करते हैं। जब दूसरे से हम उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो हो गए आपके इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, इस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को भी हम और दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं किसी एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं जब उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो प्ले ग्राउंड में किस तरीके से बिहेवियर करते हैं इसका ऑब्जर्व करना है। तो जब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या सहभागी अवलोकन के आधार पर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो मैं भी खुद उनके साथ वो खेलने में जुड़ जाएंगे, उसके साथ मिलते हुए, उसके साथ रहते हुए हम उसके बारे में तथ्यों को अवलोकन करते हैं। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है उसमें क्या होता है इसका ऑपोजिट। मतलब किसी बच्चे ने वही कोई बच्चे प्ले ग्राउंड में किस तरीके से उसके बिहेवियर होता है उसको देखना है, तो मैं उसके साथ वो खेल में नहीं जुड़ जाते, मैं फील्ड के साइड में खड़ा होके देखते हैं कि वो प्ले ग्राउंड में क्या करते हैं। जिस तरीके से कोच अपने प्लेयर को ऑब्जर्व करते रहते हैं जब खेलने के टाइम प्ले जब चलते हैं, तो ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व, मतलब जो ऑब्जर्व करता है, जो अवलोकन करता है, वो खुद उसके साथ नहीं जुड़ जाते, वो सिर्फ साइड में रह के वो क्या कर रहे हैं वो देखते रहते हैं। ये हो गए आपके नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और एक तरह से होता है क्या नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन, मतलब कंट्रोल ऑब्जर्वेशन एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब बात होगा कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हम किसको कहते हैं, कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मतलब ऐसा है कि हमें एक सिचुएशन, उस सिचुएशन में बच्चे किस तरीके से बिहेवियर करते हैं उसको ऑब्जर्व करना है, तो हमें उस तरीके से एक सिचुएशन तैयार करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर बच्चे के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वो उस टाइम उसका जो बिहेवियर होता है वो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। अब उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए उस तरीके से एक सिचुएशन तैयार कर देते हैं जिसके आधार पे वो कुछ प्रॉब्लम के सामना करता है। तो ये जो होता है ये हो गए आपके
कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, और दूसरा जो आता है वो होता है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। उसमें हम कोई चीज क्रिएट नहीं करते हैं, जो नेचुरल है, जो वास्तविक है, या जो स्वाभाविक सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन जो है, उस नॉर्मल सिचुएशन में बच्चे किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, ये हम देखने के लिए जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो हो जाते हैं आपके अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो होता है, उस ऑब्जर्वेशन में जितने सारे टाइप्स बताए, मेन बात वही है कि बच्चे के जो बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को हमें देखना होता है। और ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड, ये बच्चे के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बच्चे के बारे में कुछ जानकारी लेना है, तो हम उसको लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा से पूरी तरीके से उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो इजीली हम उसके बारे में कोई भी तथ्यों या जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के लिए ऑब्जर्वेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। इसलिए जो चाइल्ड होते हैं स्कूल के चाइल्ड को सिर्फ हम एग्जाम के आधार पे उसका जज नहीं कर सकते। हम उसके लिए उसके जो बिहेवियर है, वो कौन सी स्किल में अच्छे हैं, ये सारे चीज के लिए हमें कंटिन्यू उसको ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। आप देखते हैं कि जो माता पिता होता है, माता पिता किस तरीके से बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, या उसको किस तरीके से बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए, वो जब स्कूल में होते हैं तो उसको किस तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए। तो उसमें स... तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि उसमें विजुअल पर्सपेक्टिव से वो बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। अब विजुअल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि इसमें हम जो पेरेंट्स होते हैं, वो स्कूल में आते हैं, स्कूल में आते हुए उसके बच्चे जो क्लासरूम है, वो उस क्लासरूम को देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हो या हमारे अंदर में ही ये हो जाता है कि अगर मेरे बच्चे स्कूल में हैं, तो मैं उस क्लासरूम में जाते हुए सबसे पहले फोकस किसके ऊपर डालेंगे कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब भी पेरेंट्स क्लासरूम में आते हैं, सबसे पहले फोकस वो अपने खुद के बच्चे के ऊपर करते हैं। अब खुद के बच्चे के ऊपर वो देखते हुए वो उस टाइम क्या नोटिस करते हैं कि वो बच्चे दूसरे मतलब क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्लास जो वर्क होता है, क्लास वर्क को किस तरीके से कर रहे हैं, या दूसरे बच्चे के साथ कैसे मिल रहा है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये हो जाता है उसका विजुअल पर्सपेक्टिव से वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। वो उसके जो नजरिया होता है, उस नजरिया, बहुत सारे नजरिया से वो अपने बच्चे को देखते हैं उस क्लासरूम में क्या कर रहे हैं। दूसरी बात जो होता है, वो होता है ऑडियो पर्सपेक्टिव या शब्द परिप्रेक्ष्य। अब शब्द परिप्रेक्ष्य क्या होता है कि आप क्लासरूम में ऐसा तो होता ही है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे चुपचाप से क्लास अटेंड करते हैं, कुछ नॉइज करते हैं, कुछ आवाज निकालते हैं। तो वो जब वो पेरेंट्स उस क्लासरूम को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो ऑब्जर्व करते हुए वो क्या करते हैं कि वो नोटिस करते हैं कि जो नॉइज तैयार हो रहा है, जो आवाज उत्पन्न हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, मतलब किस बच्चे से हो रहा है, वो अपने बच्चे से हो रहा है या दूसरे बच्चे से हो रहा है, या कुछ आवाज जब तैयार हो रहा है, वो आवाज क्यों हो रहा है क्लासरूम में। ये सारे चीज वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। अब नेक्स्ट, ये सारे चीज करते हुए वो क्या करते हैं कि जो लर्निंग है, बेसिकली एजुकेशन में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे जाए, कुछ नया कुछ सीखे। अब इस लर्न वो नया कुछ कैसे सीख रहे हैं, ये भी ऑब्जर्व करते हुए वो क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं कि बच्चे को जो काम दिया गया है, जो वर्कशीट उसको दिया गया है, वो उस काम को किस तरीके से निभा रहा है। वो दो चार बच्चे मिलजुल के उस काम को कर रहे हैं, या वो अकेले उस काम को कर रहे हैं, या उसके अंदर से वो काम करते हुए कोई नया स्किल डेवलप हो रहा है कि नहीं। अगर हम बच्चे को इतना नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो बच्चे के अंदर की जो क्वालिटीज है, जिसको वो अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो हम पता कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर में कौन सा स्किल है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्या होता है कि चाइल्ड चाइल्ड इंटरेक्शन, बच्चों बच्चों की बातचीत। मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चे अपने जो दोस्त होते हैं, दूसरे बच्चे से किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके साथ बातचीत कैसे करते हैं, कि अगर उसको कोई बच्चे उसको कुछ गिफ्ट दिए हैं, तो उसके रिप्लाई में वो किस तरीके से बात करते हैं,
या कुछ बच्चे से वो ज्यादातर एंग्रीनेस होता है या सॉफ्टली बात करते हैं, ये सारे चीज वो ऑब्जर्व करते हैं। पेरेंट्स इस चीज को भी ऑब्जर्व करते हैं जब क्लासरूम में आते हैं, और इसको ऑब्जर्व करते हुए वो अपने बच्चे के बारे में एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं या उसका जो कमियां होता है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो पेरेंट्स आते हैं क्लासरूम में, पेरेंट्स ये भी नोटिस करते हैं कि टीचर्स और चाइल्ड इंटरेक्शन में एक मजेदार बात ये है कि हेलो, टीचर्स एंड चाइल्ड इंटरेक्शन में एक मजेदार बात ये है कि इसमें पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चे को नोटिस नहीं करते, अपने बच्चे को नोटिस तो करते हैं, वो अपने टीचर्स के साथ किस तरीके से पेश हो रहा है, उस अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे टीचर्स के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं, या उसका जो क्वेश्चन हो रहा है उसका आंसर कैसे दे रहा है। साथ ही साथ ये भी नोटिस करते हैं, ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो टीचर है उसका वॉइस कैसा है, वो बच्चे के साथ किस तरीके से किस वॉइस से बात करते हैं। बच्चे के साथ जब क्लासरूम में होते हैं वो फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं या बहुत सारे रूड बिहेवियर करते हैं, ये भी पेरेंट्स नोटिस करते हैं जब ऑब्जर्व होते हैं। अपने बच्चे के लिए जब पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये भी ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट और क्या होता है कि सोशियोबिलिटी। ये सोशियोबिलिटी या सृजनता क्या होता है कि वो उसके अंदर में कुछ कॉन्स्ट्रक्टिविज्म या निर्माण की कुछ भावना उसमें तैयार होता है कि अब ये किस आधार पे होता है कि जब वो क्लासरूम में रहते हैं, अगर उसको कुछ काम दिया गया है, तो उस काम को वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए वो नया कुछ आइडिया निकालते हैं कि नहीं, या वो कुछ ग्रुप में रहते हुए कुछ काम कर रहे हैं नहीं। ऐसा भी होता है कि जैसे कि जब हम कोई एक क्लासरूम को ऑब्जर्व करते हैं, तो कोई एक ग्रुप होता है जो बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं कि वो मतलब मटेरियल्स को ढूंढने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन ऐसा भी एक ग्रुप होता है, क्या करते वो मतलब उस काम में इन्वॉल्व नहीं होते। वो क्या होते हैं कि वो पूरे रूम को घूमते हुए देखते रहते हैं कि कौन किस तरीके से काम कर रहे हैं। और ज्यादातर जब भी कोई काम होता है, उसमें मैक्सिमम बच्चे में ये वाला पार्ट आ जाता है कि वो देखते हैं कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसके आधार पे भी वो उसके अंदर से वो देखते हुए अपने अंदर में जो स्किल होता है उस स्किल को डेवलप कर पाते हैं कि नहीं, वो कितना दूसरे के साथ मिलजुल के उस काम को कर रहे हैं, ये भी देखने की कोशिश होता है ऑब्जर्वेशन में, जब पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी या स्वायत्तता। अब ऑटोनॉमी क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम जब स्कूल में होता है, बच्चे को कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ ग्रुप में कुछ काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ काम होता है, उस काम को बच्चे खुद अपने से किस तरीके से उसको डील करते हैं, ना कि ग्रुप के आधार पे। जैसे कि ग्रुप के आधार पे भी जब कुछ काम कर रहे हैं, उसमें वो खुद अपने आप से क्या कर रहा है, या उसको अगर फ्री छोड़ा जाता है, जब कहीं पे भी फ्री छोड़ा गया है, तो उसमें वो खुद को किस तरीके से ढाल रहे हैं, खुद को किस तरीके से उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर से वो मतलब सबसे अलग होके कुछ करने का कुछ बात हो रहा है कि नहीं, ये भी पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं टीचर्स के ऊपर। अब टीचर्स के द्वारा किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, तो टीचर्स के द्वारा जब ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें सबसे पहली बात होता है कि हेल्प एन एजुकेटर बेटर अंडरस्टैंड व्हाई ए चाइल्ड माइट बी हैविंग चैलेंजिंग बिहेवियर। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो जो ऑब्जर्वेशन होता है, ये ऑब्जर्वेशन टीचर्स को इस तरीके से हेल्प करते हैं कि वो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सारे स्टूडेंट को समझ पाए, उसको समझ के उसको अंडरस्टैंड करके उसके अंदर में जो बिहेवियर छुपा हुआ होता है, उस बिहेवियर को वो निकालने की कोशिश करते हैं। और वो निकाल अगर टीचर्स ऑब्जर्व नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को, तब उस अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाएंगे उसके अंदर क्या है। तो उसको जब ऑब्जर्व करते रहते हैं, तब वो अपने स्टूडेंट्स को समझ पाते हैं, और साथ ही साथ उस स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को भी वो परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो ऑब्जर्वेशन होता है, उस ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जब टीचर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें ये भी देखते हैं कि अगर कुछ बच्चे का कुछ नीड्स है कि नहीं, किस बच्चे का कौन सा नीड्स है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक क्लासरूम में 30 स्टूडेंट है, तो 30 स्टूडेंट के सारे एक ही जैसा नीड्स होगा। और ये नीड्स वो ब्रॉड एरिया में भी हो सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो उतना हाई नहीं है,
तो उसके अंदर में वो जो दूसरे परिवार से जो रिच पर्सन है, उसका जो नीड्स होगा और इसका जो नीड्स होगा, ये नीड्स भी अलग हो सकता है। और साथ ही साथ जब वो पढ़ाई करते हैं, जब क्लासरूम में सब एक साथ रहते हैं, तो बच्चे कौन से बच्चे किस तरीके से वो चाहत को दिखाते हैं, अगर उसमें उसका इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में वो काम कर सकता है अच्छे से, वो भी हम इसके स्पेशल नीड्स के आधार पे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को जितना भी इजीली पढ़ा दो, पूरे ग्रुप में जब रहते हैं उसको वो समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए हमें अलग से एक क्लास तैयार करना होता है, अलग से उसको पढ़ाना होता है। ये भी हम स्पेशल नीड्स ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेटर अंडरस्टैंड द चाइल्ड। अगर आप चाइल्ड को ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो आपके साथ वो स्टूडेंट्स का जो बॉन्डिंग हो जाता है, आप इजीली अपने स्टूडेंट को समझ पाएंगे कि वो क्या चाहते हैं, या वो एक टीचर से क्या चाहते हैं, एक स्कूल में उस स्टूडेंट्स का क्या चाहत है। तो उसको अच्छे से समझना है, तो बच्चे को अच्छे से समझना है, तो बच्चे का ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। जितना आप बच्चे को ऑब्जर्व करते रहेंगे, आप इजीली उसको समझ पा जाएंगे। अगर वो कभी डिप्रेशन में होता है, तो अगर आप उसको पूरे ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब भी स्कूल में आते हैं सारे बच्चे को देखते रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर कोई डिप्रेशन में है, जो दूसरे टीचर्स को समझ में ना आए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप उस बच्चे को ऑब्जर्व किए हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट, अलाउज टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्किल्स। हम ऑब्जर्वेशन करते तभी किस बच्चे का कौन सा स्किल है उसका एक तथ्य तैयार कर सकते हैं, हम उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अगर एक स्कूल के टीचर से क्लास 1 to 10 में 10 साल से एक बच्चे उसके पास है, वो ऑब्जर्वेशन करके हर रिपोर्ट को तैयार करते हैं, तो लास्ट में जब वो स्कूल क्रॉस करेंगे, तो उस टाइम उस टीचर बता सकते कि इसके अंदर ये वाला स्किल अच्छा है। वो तब उस बच्चे को गाइड कर सकते, तुम आगे चल के इस सब्जेक्ट को लेके पढ़ो, या इस तरीके से तुम कुछ करो तो तुम्हें कुछ अच्छा हो सकता है। तो उसके अंदर के जो स्किल है, उस स्किल को हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे। नेक्स्ट, शो द चाइल्ड कम्युनिकेशन स्टाइल। बच्चे किस तरीके से उसके जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो दूसरे से किस तरीके से बात करते हैं, वो भी हम उसको दिखा सकते हैं कि तुम अगर ये जो बातचीत करने की तुम्हारी जो शैली है, इसके वजह से तुम्हें कुछ नुकसान हो रहा है, तो तुम इस जगह पे आप चेंज कर सकते हैं। वो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तभी उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट देयर इंटरेक्शन विद द पीर्स आर लाइक। मतलब उसके जो दोस्त होता है, उस दोस्तों के साथ भी वो किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, ये भी हम ऑब्जर्वेशन के आधार पे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो टीचर्स का जो ऑब्जर्वेशन होता है, एक किस तरीके से एक साइकिल के आधार पे ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कि जब भी हम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो स्टूडेंट को ऑब्जर्व हम एक दिन में तो पूरा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप जो होता है, वो होता है कि ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट में क्या होता है कि वो आप बच्चे को जो भी देख रहा है, उसका जो जो भी प्रतिफलन आपके पास आ रहा है, बच्चे का एक प्रतिफलन आपके सामने आ रहा है, आप उसको डॉक्यूमेंटेशन करते रहते हैं, उसको आप नोट डाउन करते रहते हैं कि एक कॉपी में। तो उसी के जो वो जिस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो, उस बिहेवियर का रिफ्लेक्ट मिलेगा आपके वो डॉक्यूमेंटेशन में। तो आप उसको एक डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे एक तथ्य तैयार कर लीजिए। अब तथ्य तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एविडेंस गैदर करना है। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि वो बच्चे अच्छे हैं, वो बच्चे अच्छे नहीं है। तो आप तो जब रिफ्लेक्ट हुआ, आप उसको पढ़ के उसको देखने के बाद आपको पता चला हाँ उसके अंदर ये क्वालिटीज है या ये क्वालिटीज नहीं है। लेकिन ये क्वालिटीज है नहीं है, इसके लिए आपको एविडेंस भी लेना जरूरी है। तो एविडेंस लेने के लिए क्या करना है कि हम उसी ऑब्जर्वेशन में जिस टाइम उसके अंदर उस तरह का क्वालिटी कुछ होगा, तो उसका कुछ फोटोग्राफी के आधार पे हम उसको रखेंगे। फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी हो, मतलब हम उसके एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखते हैं। ऐसा भी होता है कि बाद में हम लोग जैसे कि लिख के तो रखते हैं, सबके नाम दे के लिख के रखते हैं, लेकिन बाद में जाके पता नहीं चलता कि एक्चुअली ये बात हम क्यों लिखे थे। लेकिन तुरंत अगर हमारे पास वो फोटो या वो वीडियोग्राफी आ जाते, तो हमें पता चल जाता है हाँ इसलिए मैं इस काम को नोट डाउन किए थे। अब उसके अंदर से जो ऑब्जर्वेशन हम उसको एविडेंस के आधार पर उसको स्टोरेज करके रखे हैं, अब उसको हमें दिखाना भी होता है।
अब दिखाना होता है, इसमें क्या करना है कि हमें एक प्लान एंड एक्ट करना है। प्लान एंड एक्ट में क्या होता है कि उसके अंदर में जो स्किल हम ढूंढ के निकाले, उसको ऑब्जर्व करते हुए जो जो स्किल हम उसके पास मिले हैं, उस स्किल को हम सबके सामने लाना है। तो हम इसको आर्ट के आधार पे ला सकते हैं, जैसे कि किसी के अंदर वो कुछ नया चीज तैयार करने का स्किल है। तो जैसे कि स्कूल में जब रहते हैं, स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि कभी साइंस के लिए एक विज्ञान प्रदर्शनी होता है, या कुछ कभी कुछ आर्ट प्रदर्शनी होता है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज होता है। तो जिसके अंदर जिस तरीके की स्किल्स है, हम उसको उस टाइम जाके उसको और भी ज्यादा मोटिवेट करते कि आप इस काम को करिए अच्छे से, आपको इस स्पर्धा में भाग लेना है। तो हम ऑब्जर्वेशन करते तभी कौन से स्टूडेंट के अंदर कोई स्किल है उसको देखते हैं और बाद में उसको सबके सामने लाते हैं। और लास्ट में जब पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन हो जाते उसके बाद पूरे एसेस करते कि हाँ, जो मैं ऑब्जर्वेशन किए उसके जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस में और कितना अच्छा से उसको डेवलप कर सकते हैं, और कैसे उसी स्किल को और डेवलप करते, इसका असेसमेंट भी हम इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे करते हैं। ओके, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू। किसी का कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी का?